सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ रहे थे, उसका डोमेन देखा हमने, उसका रेंज देखा, उसका ग्राफ देखा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है वो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा यूज नहीं आने वाला है, समझ जाओगे। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले मैंने तुमको बताया कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो, बाइजेक्टिव हो, ठीक है। तो साइन एक्स जो फंक्शन है उसको सेट ऑफ रियल नंबर से -1 से 1 तक डिफाइन किया गया है, ठीक है। जो मेरा साइन फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से -1 से 1 इस सेट में डिफाइंड होता है। ये वाला फंक्शन जो है वो मैनी वन फंक्शन है, ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। अब मैं इस फंक्शन का y इज इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स निकालना चाहता हूं। तो अगर मुझे साइन इनवर्स x को डिफाइन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को मैनी वन से 1 1 बनाना पड़ेगा, इस फंक्शन को मैनी वन से 1 1 बनाना पड़ेगा। तो किसी भी फंक्शन को अगर मैनी वन से 1 1 बनाना है तो क्या करना चाहिए, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दो, उसके डोमेन को श्रिंक कर दो। डोमेन को तुम इस तरीके से श्रिंक करो कि उसके रेंज पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे तुम इस फंक्शन में x की जगह पे सारे रियल नंबर्स को रखते हो तो तुम्हें आउटपुट के तौर पे -1 से 1 मिलता है। तो अभी ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। मुझे इस फंक्शन को 1 1 बनाना है, तो 1 1 फंक्शन बनाने के लिए क्या करना है, इसके डोमेन को छोटा करना पड़ेगा। तो अगर हम एक काम करें, इस फंक्शन के डोमेन को मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, और इसके डोमेन को मैंने कर दिया -π/2 से +π/2 क्लोज से लेकर के -1 से 1 क्लोज। तो क्या ये फंक्शन अब 1 1 बन जाएगा क्या? देखो इस चीज को समझने के लिए साइन एक्स का दोबारा से ग्राफ देखो। ये हो गया पाई, ये हो गया आपका π/2, ये होता है -π/2, फिर ये आपका हो जाता है 2 पाई, ये हो जाता है 3 पाई, और ये हो जाता है 3 पाई/2। अब तुम देखो, अगर मान लो साइन एक्स फंक्शन का डोमेन क्या है, सारा का सारा रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर रखो आउटपुट -1 से 1 के बीच में आएगा। अब अगर मान लो कि तुम साइन एक्स में साइन एक्स के डोमेन को तुमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया और तुमने कहा कि ऐसा है कि अब इसमें केवल -π/2 से π/2 के बीच में एंगल रखना है। तो अगर तुमने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 इंटरवल में, तो इस इंटरवल में भी जितने भी इनपुट्स आएंगे उन सारे इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग तुमको साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ -π/2 कितना होगा, -90 डिग्री का साइन कितना होता है, -1 होता है। उसी तरह से साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन π/2 1 आ रहा है। तो -π/2 से π/2 इंटरवल में साइन एक्स फंक्शन अपना सारा आउटपुट देगा -1 से 1, और साथ ही साथ जब मैं इसके इंटरवल को -π/2 से π/2 में रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा तो अब ये जो फंक्शन साइन एक्स है ये 1 1 बन जाएगा, ये फंक्शन 1 1 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तुम देखो सारे डिफरेंट इनपुट के लिए साइन की सारी डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। इसी तरह से कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर आप साइन एक्स को यहाँ से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, -π/2 इंटरवल से 3π/2। बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, हम आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, एक सेकेंड सर वीडियो नहीं शो कर।
क्या हुआ, अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही और वीडियो शो नहीं कर रहा। तुम लोग की नहीं आ रही है यार। आ रहा है सर। कंफर्म करो भाई। हाँ आ तो रही है आवाज। हाँ क्या हुआ, मल्लिका कहाँ है? आवाज आ रही है मल्लिका? ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि साइन एक्स फंक्शन जो है, अभी ये फंक्शन जो है वो मैनी वन फंक्शन है, मैनी टू वन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इनपुट्स हैं जिसके लिए आउटपुट सेम आ रहा है साइन में। लेकिन अगर मैं साइन को रीडिफाइन कर दूं, साइन फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया जाए, किस इंटरवल में रीडिफाइन कर दिया जाए, -π/2 से π/2 में, तो ये फंक्शन वन वन बन जाएगा। या तो इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया जाए π/2 से 3π/2 में, तो भी ये वन वन हो जाएगा। इसको 3π/2 से 5π/2 में डिफाइन कर दिया जाए तो भी ये वन वन हो जाएगा। लेकिन ये वाले इस वाले इंटरवल को बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच। -π/2 से π/2 इंटरवल को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच। तो अब अगर इस फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया जाए, रीडिफाइनिंग साइन, तो जब हम इसको साइन को रीडिफाइन करेंगे, तो रीडिफाइन करने के बाद मैंने इसको डिफाइन कर दिया प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 से लेकर के -1 से 1 क्लोज। और अब अगर हम केवल इतने पार्ट का ग्राफ बनाए साइन का, साइन फंक्शन का ग्राफ अगर बनाया जाए केवल इतने पार्ट का, तो अब साइन फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? अब साइन फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ऐसे ही तो बनेगा ग्राफ। ये 0 होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? π/2, 1। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -π/2, -1। ये आ जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। बोलो भाई। अब देखो, अब इस फंक्शन का ग्राफ देख के तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये फंक्शन अब क्या है, वन वन है, क्योंकि सारे डिफरेंट इनपुट्स के लिए तुमको सारे डिफरेंट आउटपुट्स मिलेंगे। किसी भी इसके कोर डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज आए। समझ में आई बात? क्या ये फंक्शन अब वन वन बन चुका है? डेफिनेटली ये फंक्शन अब वन वन बन चुका है। अब ये फंक्शन अगर वन वन बन चुका है तो अब इस फंक्शन का इनवर्स लिया जा सकता है। तो अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स लिखते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? अब अगर हम लोग इस फंक्शन के इनवर्स को, क्या चीज, ऑनटू की परिभाषा क्या होती है? हाँ, तो साइन एक्स का रेंज यही होता है और कोडोमेन भी यही है। साइन एक्स का रेंज यही होता है ना, -1 से 1, कोडोमेन के बराबर है। ऑनटू तो ये है ही। तो अब अगर इस फंक्शन, अब चूंकि ये फंक्शन बन चुका है वन वन, तो अब मैं इस फंक्शन का इनवर्स लूंगा। तो अगर कोई भी फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है तो इसका इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड होगा? सेट बी से सेट ए में डिफाइंड होगा, राइट? तो अब इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा, एफ इनवर्स, उसको कहां से कहां डिफाइन किया जाएगा? -1 से 1 से लेकर के -π/2 से π/2। अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स लिखने का तरीका क्या होता है? कोई भी फंक्शन पहले लिखा हुआ है तुम्हारा y = f(x) के फॉर्म में, तो तुम क्या करते हो? तुम उसको x = f(y) के फॉर्म में, g(y) के फॉर्म में लिख देते हो। तो यहां से तुम क्या लिखोगे? यहां से तुम x = लिख सकते हो साइन इनवर्स y। अब x और y को आपस में रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y = साइन इनवर्स x। अब ये फंक्शन क्या हो गया? ये वाला फंक्शन साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो गया। इनवर्स होने का मतलब क्या होता है? इनवर्स होने का मतलब ये हो गया कि पहले तुम साइन एक्स फंक्शन में क्या करते थे? एंगल को रखते थे तो रियल नंबर आंसर आता था,
जैसे तुम 90 डिग्री रखते थे तो 1 आता था, लेकिन साइन इनवर्स में क्या होगा, साइन इनवर्स में 1 रखोगे तो आंसर आएगा 90 डिग्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आंसर आएगा, अब वो एंगल आएगा आंसर। जैसे अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 का मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा एंगल है जिसको रखने पे साइन की वैल्यू 1 आएगी, तो कितनी आएगी, π/2 रखने पे आएगी। उसी तरीके से साइन इनवर्स ऑफ -1 किस पे आएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1 किस पे आएगा, -π/2 पे आएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेरा जो आंसर आता है वो एंगल आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग इनपुट के तौर पे एंगल रखते थे और हमको आंसर मिलता था -1 से 1 के बीच में, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं एंगल रियल नंबर रखूंगा -1 से 1 के बीच में, तो मुझे आंसर मिलेगा एंगल के रूप में -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, मतलब इसको एरो डायग्राम से समझ सकते हो तुम। एरो डायग्राम, हाँ, क्योंकि इस वाले ब्रांच को हम बता चुके हैं ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तो मैथमेटिशियन ने इसको प्रिंसिपल ब्रांच किया बोला, और इसी हिसाब से सबको मतलब इसी हिसाब से डिफाइन कर दिया गया। इसका इनवर्स जरूरी नहीं है कि -π/2 से π/2 में ही डिफाइन हो, होने को ये π/2 से 3π/2 में भी हो सकता है, 3π/2 से 5π/2 में भी हो सकता है, तो भी ये फंक्शन 1 हो जाएगा, लेकिन वो प्रिंसिपल ब्रांच नहीं कहलाता है, ये प्रिंसिपल ब्रांच होता है। तो सारे फंक्शंस को प्रिंसिपल ब्रांच में डिफाइन किया गया है, उसी हिसाब से फंक्शन का ग्राफ बनाया गया है। समझ में आई बात? हाँ, क्या हो गया, किसका वीडियो लैग कर रहा है, सबका? अरे तुम लोग के नेट की प्रॉब्लम है तो हम क्या करें बताओ। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसे का तैसे ही है। अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ा लाइव क्लास में होता है, लाइव क्लास में होता है, यूट्यूब पे भी लाइव क्लास टीचर्स लेते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए कभी कभी लैग करता है, किसी किसी का प्रॉब्लम होती है। ठीक हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। तो सबसे पहले बोलो, बोल के रुक क्यों हो जाते हो, क्या बोल रहे हो? अपने आप क्रैश हो जा रहा है, सर्वर आ गया क्या बहुत ज्यादा? तुम्हारा भी? हाँ, इसका मतलब सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर क्रैश कर गया इसका। जूम पे आओगे? सबका 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 एक साथ क्रैश कर रहा है तो फिर उधर ही से क्रैश कर रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, अभी ठीक हो जाएगा। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स फंक्शन को कहां से कहां डिफाइन किया जाता है, साइन इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया जाता है -1 से 1 क्लोज से लेकर के -π/2 से π/2 क्लोज। तो अब जो साइन एक्स का यहाँ पे डोमेन था, यहाँ पे साइन एक्स का डोमेन क्या था, यहाँ पे साइन एक्स का डोमेन था -π/2 से π/2 क्लोज, वो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा रेंज। और जो साइन एक्स का रेंज था वो क्या हो जाएगा, वो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा डोमेन। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डोमेन, -1 से 1, -1 से 1 इसका डोमेन हो गया, और इसका रेंज हो जाएगा
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज। ठीक है, अब बताओ क्या ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा? चलो अभी इसके बारे में बात करते हैं, पीरियोडिक है कि एपीरियोडिक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा ये वाली चीज मिटा दें, अब चलो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। देख रहे हैं हम दिक्कत आ रही है बच्चों को, कोशिश कर रहे हैं सब दोबारा कनेक्ट करने की। ऑनलाइन में कभी कभी दिक्कत होती है किसी किसी दिन। तो साइन इनवर्स साइन एक्स फंक्शन को मैनी वन फंक्शन से वन वन फंक्शन बनाने के लिए क्या किया मैंने इसके डोमेन को छोटा कर दिया, इसके डोमेन को श्रिंक कर दिया। भाई इसका डोमेन था पहले ऑल रियल, और इसके डोमेन को मैंने क्या कर दिया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो मैंने साइन एक्स फंक्शन को रीडिफाइन किया, और रीडिफाइन करके मैंने इसको इस सेट से इस सेट में डिफाइन किया। अब ये फंक्शन वन वन बन गया, अब ये साइन एक्स फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन बन गया। तो अब जब ये फंक्शन वन वन बन गया तो यहां से मैंने उस फंक्शन के इनवर्स को डिफाइन कर दिया। अब चलो इसको इरेज करें क्या ऊपर का, इतना लिखो, इतना लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। क्या वो अभी भी दिक्कत हो रही है सबको कि कुछ इंप्रूव हो गया? फिर से क्रैश हो गया? क्या क्या करें बताओ? यार जूम ऐप से अच्छा ऐप एक और है, उसका नाम है गूगल मीट। गूगल मीट पे हम पढ़ाते हैं एक स्टूडेंट को, बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। जैसे टीचमेंट पे तो अच्छा चल ही रहा है, टीचमेंट से अच्छा नहीं चलता, मतलब टीचमेंट जैसा ही चलता है। चलो बेटा अब ध्यान दो, देखो अब जिसका छूट गया अभी हम उसको, वो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा। देखो अब यहां से अगर हम साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कैसे ग्राफ बनेगा? अब साइन इनवर्स एक्स का मामला क्या है कि भाई अब इसमें साइन इनवर्स में अगर मैं माइनस वन रखता हूं तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन कितना आएगा? साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन आएगा माइनस पाई बाय 2। उसी तरह से मैं साइन इनवर्स में जीरो रखता हूं तो आंसर क्या आएगा? आंसर जीरो आएगा। अगर मैं साइन इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे वन रखता हूं तो वन के लिए मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? प्लस पाई बाय 2 आ रहा है। तो पहली बात कि साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर आता है, मतलब आईटीएफ का जो आंसर आता है वो हमेशा एंगल आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था कि मैं इनपुट के तौर पे एंगल रखता था, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, आउटपुट के रूप में एंगल आंसर मिलता है हमको, आंसर के रूप में एंगल आता है। देखो क्लास 11th में तुमको बताया गया था कि नहीं बताया गया था, किसी भी फंक्शन का जब तुम इनवर्स फंक्शन बनाते हो, कोई फंक्शन अगर f है और तुम उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ले रहे हो तो दोनों के ग्राफ में एक सिमेट्री होती है। एफ इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो एफ इनवर्स एफ के ग्राफ का मिरर इमेज होता है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। मतलब अगर तुम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, बनाओगे, तो देखो कैसे बनेगा। इधर का इरेज करें क्या, ये इतना पार्ट, इतना पार्ट मिटा दे रहे हैं। अब अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ देखो कैसे बनेगा। अच्छा वन बड़ा है कि पाई बाय 2 बड़ा है? वन बड़ा है कि पाई बाय 2 बड़ा है बताओ? पाई बाय 2 बड़ा है, ठीक है। तो हाँ पाई बाय 2 बड़ा है।
तो मुझे साइन इनवर्स में डोमेन तो इसका -1 से 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं और यहाँ पे -1 ले लेते हैं। इनफैक्ट थोड़ा पास ले लो, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे -1 ले लेते हैं, और π/2 के लिए π/2 यहाँ पे ले लेते हैं, -π/2 यहाँ पे ले लेते हैं। तो साइन इनवर्स फंक्शन जो है वो एक साइन इनवर्स x जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइन इनवर्स 1 आ रहा है π/2, तो 1 रखने पे π/2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे। और -1 के लिए मेरे पास आ रहा है -π/2, मतलब यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, और 0 के लिए 0 आ रहा है। तो बेटा यहाँ से जो ग्राफ बनेगा इसका वो कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा, इस तरीके से साइन इनवर्स का ग्राफ बनता है। ये वाला जो पॉइंट होगा, अब ये हो जाएगा 1, π/2। ये वाला जो पॉइंट है ये π/2 है, ये 0, π/2 है। और ये वाला जो पॉइंट है वो है -1, -π/2। ये है 0, -π/2। ये है 0, 0, ये 0, 0। तो ये वाला ग्राफ, ये देखो ये किसका ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है, और ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। दोनों के ग्राफ में तुम देखोगे तो दोनों का ग्राफ y इज इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है, जैसे यहाँ पे हम ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन ड्रॉ कर दें, ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन ड्रॉ कर दें, केवल तुमको बताने के लिए बना रहे हैं, और ये वाला ग्राफ यहाँ पे चिपका दे ले जाके। तो ये ग्राफ जब चिपकाएंगे तो यहाँ पे जानते हो क्या आएगा, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ऐसे, कुछ ऐसे बनेगा। देखो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं लग रहा है। ये जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तो किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका ग्राफ ओरिजिनल वाले फंक्शन का मिरर इमेज होता है अबाउट y इज इक्वल टू x। जैसे e की पावर x और log x ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो दोनों का तुम ग्राफ देखोगे एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं y इज इक्वल टू x के अबाउट। खैर वो सब नहीं जानते हो तो उसके लिए परेशान मत हो। मेन चीज है ये, इसको ये रहने दो, तुम साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाओ, और साइन इनवर्स x के ग्राफ को अब तुम एनालाइज करो, उसमें देखो कि साइन इनवर्स x की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली बात तो तुम एक चीज ये देख पा रहे होगे इसमें साइन इनवर्स x के ग्राफ में, गलत मिटा दिए क्या, ये कि साइन इनवर्स में जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे फंक्शन में इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है। तो इस फंक्शन में इनपुट के साथ साथ आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। तो इस फंक्शन की अगर बात की जाए, ये सब नोट कर चुके होंगे, तो ये आपका साइन इनवर्स x है। इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, क्या होगा इसका डोमेन, बताओ अब तुम लोग। -1 से +1 क्लोज। हाँ, इसका रेंज कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2 क्लोज। अब ये फंक्शन मैनी वन होगा कि 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि फंक्शन का भाई फंक्शन 1 फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसका इनवर्स मैनी वन होने का कोई सवाल ही नहीं है, 1। अच्छा, ये फंक्शन इवन होगा कि ऑड होगा, ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा,
सारे इवन फंक्शंस मैनी वन होते हैं, बात पता है? सारे इवन फंक्शंस मैनी वन होते हैं, ये फंक्शन वन वन है, इवन हो ही नहीं सकता। ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। और लास्ट बात, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक होगा? हाँ, नॉन नॉन पीरियोडिक नहीं बोला जाता है, अपीरियोडिक बोला जाता है, ए पीरियोडिक। ये फंक्शन जो है वो ए पीरियोडिक फंक्शन है। और क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है इन इट्स डोमेन, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। भाई -1 से 1 के बीच में इस फंक्शन का ग्राफ देखो, कहीं पे ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। और एक अंतिम बात, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तुमको ये बात अगर नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, ये नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, लिख लो, लिखना जरूरी है, ये समझ में आ जाएगा आगे, ये भी अभी समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। हाँ बोलो। साइन एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे है? साइन फंक्शन एक पर्टिकुलर डोमेन में इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है। हम साइन एक्स की बात कर रहे हैं। साइन एक्स फंक्शन 0 से 90 में बढ़ता है, फिर 90 से 180 में घटने लगता है, फिर 180 से 270 में और घटने लगता है, फिर 270 से 360 में बढ़ता है। वो बढ़ता घटता रहता है, उसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये वाला फंक्शन जो है, ये फंक्शन भी देखो 0 से 90 में इंक्रीजिंग है, और -π/2 से π/2 में, सॉरी -π/2 से 0 में डिक्रीजिंग है, सॉरी इंक्रीजिंग ही है। ये पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग है ये भी। तो साइन फंक्शन को जब हम रीडिफाइन कर रहे हैं, तो रीडिफाइन करने के बाद ये इंक्रीजिंग है। अगर तुम साइन फंक्शन को -π/2 से π/2 में देखोगे तब इंक्रीजिंग है। तो ये बात हो गई, दिस इज ऑल अबाउट साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स से बिल्कुल उल्टा है। जैसे साइन फंक्शन को डिफाइन किया गया, दो सेट है भाई। पहला फंक्शन साइन एक्स फंक्शन को डिफाइन किया गया था -π/2 से π/2 से लेकर के -1 से 1। ठीक, इसको सेट ए बोल दो, इसको सेट बी बोल दो, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो जब तुम -π/2 रखते हो, ये y बराबर साइन एक्स है, तो जब -π/2 है तो -π/2 किसके साथ मैप होगा? -1 के साथ मैप होगा। उसी तरह से 0 किसके साथ मैप होगा? 0 0 के साथ मैप होगा। प्लस π/4 किसके साथ मैप होगा? प्लस π/4 1/√2 के साथ मैप होगा। π/2 किसके साथ मैप होगा? π/2 1 के साथ मैप होगा। तो ये क्या है? ये y इज इक्वल टू साइन एक्स की मैपिंग है। और अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की मैपिंग दिखाऊं, तो साइन इनवर्स का क्या मतलब है? अब ये सेट बी से सेट ए में डिफाइंड होगा भाई, जो फंक्शन का इनवर्स होगा वो सेट बी से सेट ए में डिफाइंड होगा। अब यहाँ पे ये सारे आ जाएंगे नंबर इधर। तो अब तुमसे कोई पूछे अगर कि बताओ साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? तो तुम जवाब दोगे -π/2। फिर साइन इनवर्स 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/√2 कितना होगा? π/4 हो जाएगा। और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2। तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स। समझ में आया? हाँ ना बोलो यार। नोट कर लो, इसको नोट करो। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स को भी डिफाइन करेंगे।
तो कॉस फंक्शन वन वन फंक्शन है कि मैनी वन फंक्शन है? रिस्पॉन्स दो यार। हाँ, मैनी वन फंक्शन है। तो सबसे पहले कॉस को मुझे रीडिफाइन करना पड़ेगा, जैसे साइन एक्स को रीडिफाइन किए थे वैसे ही कॉस एक्स फंक्शन को भी रीडिफाइन करेंगे। इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कॉस फंक्शन भी वन वन बन जाए, और जब कॉस फंक्शन वन वन बन जाएगा तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे ऊपर वाली लाइन में कहीं जगह हो तो लिख लो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव, या शायद पिछली क्लास में लिख चुके हो, नहीं लिखे हो तो लिख लो। नोट हो गया, इरेज कर दिया जाए। तो तुम सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कम से कम ग्राफ याद करते हुए चलो। डोमेन रेंज वन वन है कि वन वन है कि मैनी वन है, ऑड है कि इवन है, पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है, कंटिन्यूअस किस किस इंटरवल में है, और इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। कम से कम ये इतने एलिमेंट्स इसके याद रखो, नहीं तो कोई फायदा नहीं आईटीएफ पढ़ने का। इतना तुम्हें याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए तुम्हें। सबका हो गया है? कोई लिख तो नहीं रहा है? कोई लिख तो नहीं रहा है ना? ठीक। अब इसके बाद दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। तो cos इनवर्स x फंक्शन जो है वो cos x का इनवर्स है। तो सबसे पहले y बराबर cos x की बात करें, तो y बराबर cos x फंक्शन तो क्या है? वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन है। इसका डोमेन होता है ऑल रियल, तो सेट ऑफ ऑल रियल इसका डोमेन होता है, और उसका रेंज होता है -1 से 1। तो cos फंक्शन भी सेट ऑफ रियल नंबर से -1 से 1 में डिफाइंड है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं, मैं इसको वन वन बनाना चाहता हूं। तो मैं लिखूंगा फॉर वन वन रीडिफाइनिंग cos x, रीडिफाइनिंग कोसाइन। तो जब तुम इसको रीडिफाइन करोगे तो चलो हम तुमको फिर से एक बार cos फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाते हैं, और तुम खुद ही बताना कि इसका वन वन बनाने के लिए इसके डोमेन में कैसे काट छांट किया जाए। उफ, बड़ा बुरा बन गया। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये -π/2 है, ये आपका -π है, ये -3π/2 है। तो बताओ फंक्शन को कहां से कहां डिफाइन कर दिया जाए, इसको वन वन अगर बनाना है तो? एक आदमी बोलो भाई। तुम्हारी बात नहीं सुन पाई विक्रम। -π से 0, सही है भाई। -π से 0 इंटरवल में हम देख पा रहे हैं कि -1 से 1 तक सारी वैल्यूज मिल जा रही हैं, और ये फंक्शन वन वन रहेगा, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट इनपुट के लिए मेरे पास सारे डिस्टिंक्ट आउटपुट आएंगे। सही है, -π से 0 में ये वन वन होगा, 0 से π में भी ये देखो वन वन होगा। अगर 0 से π इंटरवल में तुम देखोगे तो 0 से π इंटरवल में cos की सारी वैल्यू आ जाएगी। -1 से 1 देखो, 0 पे cos का वैल्यू 1 हो जा रहा है, π/2 पे cos का वैल्यू 0 हो जा रहा है, और उसके बाद π पे cos का वैल्यू -1 हो जा रहा है। तो इस वाले इंटरवल में भी cos का जो रेंज है वो छोटा नहीं हो रहा है। देखो वन वन इस तरह से बनाना है कि किसी भी फंक्शन का रेंज छोटा ना हो। रेंज बदल जाएगा तब तो फंक्शन ही बदल जाएगा, तब तो गड़बड़ हो गई, वो गलत हो गया। डोमेन को तुम ऐसा छोटा करो कि रेंज कम ना होने पाए। ये नहीं कि तुम इतना छोटा सा कर दिए, सर देखिए कॉस, ये देखिए बन गया वन वन।
तुमने तो रेंज ही बदल दिया, अब इसका रेंज 0 से 1 हो गया, गलत हो जाएगा। तो माइनस पाई से 0 के बीच में ये 1 1 हो जाएगा, 0 से पाई इंटरवल में ये फंक्शन 1 1 रहेगा, पाई से 2 पाई में भी ये फंक्शन 1 1 रहेगा, लेकिन 0 से पाई वाले इंटरवल को बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच। ये वाली जो ब्रांच है 0 से पाई वाली ब्रांच, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तो अब अगर मैं फंक्शन को, कॉस फंक्शन को, अगर हम बाकी का ग्राफ मिटा दें, इसके अलावा बाकी का ग्राफ हटाओ, बाकी के ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं तो 0 से लेके पाई तक में ये जो फंक्शन है, ये अब फंक्शन 1 1 बन चुका है, ये फंक्शन 1 1 बन चुका है, ये फंक्शन 1 1 बन चुका है। अब ये फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया गया 0 से पाई से लेकर के -1 से 1। अब ये फंक्शन जो है वो 1 1 हो चुका है, देयरफॉर f इज 1 1। तो अब ये फंक्शन 1 1 हो चुका है, तो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब अगर इस फंक्शन का इनवर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो होगा f इनवर्स x, और f इनवर्स x कहां से कहां डिफाइंड होगा, इस वाले सेट से इस वाले सेट में डिफाइंड होगा। तो -1 से 1 से लेकर के 0 से पाई क्लोज, अब ये फंक्शन यहां से यहां डिफाइंड हो गया। और इनिशियली फंक्शन क्या है, y बराबर cos x, तो किसी भी फंक्शन का जब तुमको इनवर्स लेना होता है तो तुम x को फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में लिख देते हो, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स y हो जाएगा, और x और y को आपस में रिप्लेस कर दो तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x को डिफाइन कर दिया गया सेट -1 से 1 से लेकर के 0 से पाई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ cos इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ क्या होगा, cos इनवर्स 0 कितना होगा, हाँ π/2। कभी भी डिग्री में आंसर मत देना, हमेशा आंसर रेडियन में देना। cos इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, cos ऑन पाई होगा। cos की वैल्यू किस एंगल पे -1 होती है, पाई पे होती है, तो उसका इनवर्स है, तो इनवर्स है तो cos इनवर्स -1 पाई हो जाएगा। अच्छा, cos इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना cos इनवर्स फंक्शन। अब इस फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, तो चलो ग्राफ ड्रॉ किया जाए इसका। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको लिख लो, इतना लिख लो। अच्छा, तुम cos इनवर्स के यहाँ पे तुमने 0 पे cos इनवर्स का वैल्यू निकाला, -1 पे निकाला, 1 पे निकाला, यहां से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि cos फंक्शन कैसा फंक्शन है, cos इनवर्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, हाँ, cos इनवर्स फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे, जब तुमने x की जगह -1 रखा तो cos इनवर्स -1 तुम्हें मिला पाई, उसके बाद तुमने x की जगह 0 रखा तो तुम्हें cos इनवर्स 0 मिल रहा है π/2, और फिर तुमने x की जगह 1 रखा तो तुम्हें cos इनवर्स मिल रहा है 0। तो तुम जैसे जैसे इनपुट को बढ़ा रहे हो, इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो, आउटपुट घट रहा है, इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट घट रहा है। तो किसी भी फंक्शन में अगर इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट घट रहा है या इनपुट घटाने पे आउटपुट बढ़ रहा है, इसका मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और किसी भी फंक्शन में इनपुट बढ़ाने पे फंक्शन बढ़े, फंक्शन का वैल्यू, और घटाने पे घटे, तो वो इंक्रीजिंग होता है। खैर, अब यहां से हमको मदद मिलेगी, तो चलो बनाते हैं इसका ग्राफ। अगर हम यहीं से इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका ग्राफ अगर तुम ड्रॉ करोगे तो वो y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट f वाले फंक्शन के ग्राफ का मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये अगर cos x का ग्राफ है तो cos इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, इस वाले लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज हो जाएगा।
जैसे तुमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को प्लॉट किया है पाई कॉमा -1, ये वाला तुमने पॉइंट प्लॉट किया है 0,1, ये वाला पॉइंट तुमने प्लॉट किया π/2, 0, तो सारा कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, है कि नहीं? सारा कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। अब 0,1 है तो कॉस इनवर्स के ग्राफ में कौन सा पॉइंट आएगा? 1,0। कॉस एक्स के ग्राफ में π/2, 0 आ रहा है तो कॉस इनवर्स के ग्राफ में 0,π/2 आएगा। कॉस एक्स के ग्राफ में पाई कॉमा -1 आ रहा है तो कॉस इनवर्स के ग्राफ में -1, आएगा, है कि नहीं? तो इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो पहली बात तो भाई इसका डोमेन क्या है? -1 से 1, तो पाई तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, π/2 इसका आधा होता है और पहले होगा यहाँ पे कहीं होगा 1, है कि नहीं? यहाँ पे कहीं होगा 1 और -1 फिर यहाँ कहीं होगा। अच्छा, पाई की बात की जाए तो पाई तो इससे काफी ऊपर होगा, इस तरह से पाई होगा, यहाँ पे कहीं -π होगा, है कि नहीं? तो cos इनवर्स ऑफ -1 मेरा आएगा पाई, तो cos इनवर्स -1 पाई आएगा, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह से cos इनवर्स 0 कितना आएगा? π/2, cos इनवर्स 0 आएगा π/2, तो π/2 कहां पे आएगा? ये इतना पाई है तो इसका आधा होगा π/2, यहाँ वैसे भी 1 से तो आगे ही होगा, 1 से ऊपर, क्योंकि π/2 क्या होगा? π/2 होगा 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.5 से ज्यादा होगा, 1.5 से थोड़ा ज्यादा, तो ठीक है यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद 1 रखने पर मुझे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, तो जब मैं 1 रखूंगा 1 कहां पे आएगा? 1 यहाँ पे आएगा, तो 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरीके से। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इस तरह से क्या तुमको दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं लग रहा है? लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्या बताइए, बताओ। ग्राफ ओरिजिन से पास क्यों करेगा? cos इनवर्स 0 रखने पे 0 आ रहा है क्या? ओरिजिन से कैसे पास करेगा मेरे बेटे? cos जब इनपुट 0 डाल रहे हो इस फंक्शन में, जब तुम इस फंक्शन, कहां गया फंक्शन, इसमें, जब इसमें तुम x की जगह 0 रखोगे तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा तुमको π/2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,π/2। ये वाला जो फंक्शन है ये cos x का फंक्शन है, y बराबर cos x का फंक्शन है, डॉटेड वाला, और जो सॉलिड, ये जो कंटिन्यूअस लाइन बनी हुई है, ये cos इनवर्स x का फंक्शन है, सॉरी cos इनवर्स x का ग्राफ है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 होगा, क्योंकि जब हम cos इनवर्स में 1 डाल रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है 0, तो ये 1,0 होगा। तो देखो इसका रिफ्लेक्शन, इस वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गया, इस वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गया, है कि नहीं? मतलब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ चला गया और इस वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट है पाई कॉमा -1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एज्यूम करो -1, π। हम्म हम्म क्या कह रहे हो? हाँ, अच्छा, ये दोनों, ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम बताओ क्या होगा, तुम लोग बताओ। अरे 1,1 कैसे होगा? 1 तो यहाँ पे है।
बताओ, सोचो सोचो। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। ये cos x और cos इनवर्स एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y बराबर x लाइन पे ये पॉइंट लाई भी कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है शिवांशु। चलो कोई भी पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जरा सोचो, बताओ क्या होना चाहिए। अच्छा, इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, दोनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये y बराबर x लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं? देखो गधे, पाई बाय 2 पाई बाय 4 बोल रहा है, पाई बाय 2 यहाँ पे है, पाई बाय 4 पाई बाय 4 बोल रहे हो। पता नहीं, कौन कौन जाने, हो सकता है वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू हो ये पॉइंट। वन कहां से हो जाएगा, वन तो यहाँ पे है। उस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता क्या होगा। गेस करना हो, गेस कैसे कर लोगे? हाँ, तो वन से पहले आएगा, कोई भी पॉइंट आए, कोई भी पॉइंट आए, इतना पता है कि इस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर होगा, इस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर होगा, इस पॉइंट का जो एब्सिसा होगा ऑर्डिनेट के बराबर होगा। अरे इस पॉइंट, जो गिवन इंफॉर्मेशन है इससे तुम ये नहीं बता पाओगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। उसके लिए तुमको इसको प्लॉट करना पड़ेगा, स्केच करना पड़ेगा बहुत बड़े ग्राफ पेपर पे, बहुत माइन्यूट लेवल पे। क्या हो गया? किसका इक्वेशन मिल जाए तो हो जाएगा? इक्वेशन तो तुमको सबका पता है, इस लाइन का इक्वेशन तो पता ही तुमको, y बराबर cos इनवर्स x। तुम ऐसा देखो क्या होगा, सही पकड़े हो थोड़ा। ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन का और cos इनवर्स x का इंटरसेक्शन है ना, y बराबर cos इनवर्स x। तो तुम कभी भी किसी भी दो कर्व के पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो तो दोनों को सॉल्व कर लो, तो दोनों के यहां से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x बराबर x। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा x जिसका cos इनवर्स लेने पे वही आ जाए, वही पॉइंट है ये। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अब देखना पड़ेगा। भाई हम तो केवल स्टैंडर्ड एंगल के लिए बता सकते हैं ना, हम हर एक पॉइंट का आउटपुट थोड़ी बता पाएंगे। हमसे कोई पूछेगा cos इनवर्स 1 क्या होगा तो हम 0 बोल देंगे, हमसे कोई पूछेगा cos इनवर्स -1 क्या होगा तो हम पाई बोल देंगे, कोई हमसे पूछेगा cos इनवर्स 0 क्या होगा तो हम पाई बाय 2 बोल देंगे, कोई हमसे पूछेगा कि cos इनवर्स 1 बाई रूट 2 क्या होगा तो हम क्या बोलेंगे, तो हम पाई बाय 4 बोल देंगे। लेकिन हम हर एक नंबर के लिए थोड़ी ना बता पाएंगे। अब तुम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको आर्क आर्क cos x, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आर्क साइन x, और जैसे आर्क उस चीज का आर्क बोल दो, जैसे ये cos इनवर्स x है, कहां गया, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, आर्क cos x, ये नोटेशन है इसका। तो ये आपका cos इनवर्स x का ग्राफ हो गया, डॉटेड वाला ग्राफ नहीं है ये, तुमको समझाने के लिए बताया, मन करे तो ये सब मिटा दो, ये केवल बना लो इतना, ये अगर क्लास 11 में फंक्शन कोई तुमको पढ़ा दिया होता अच्छे से ना, तुम लोग को मजा आ गया होता। चाहे तो ये सब बिना ग्राफ बताए भी तुम लोग को बता सकते हैं, लेकिन
जब 11th में इतना पढ़ाए थे तो फिर 12th में क्यों छोड़े? आगे बढ़े, बोलो यार, ये रेस कर दें इधर का। जल्दी लिखो जल्दी, 7-5। अब चलो इसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? जानवी बताएगी इसका डोमेन। -1 से 1 क्लोज। इसका रेंज क्या होगा? मल्लिका बताएगी। मल्लिका नहीं है क्या क्लास में? चलो तब कौन बताएगा? आकांक्ष। चलो 0 से पाई, सही है, 0 से पाई होगा। कैसा फंक्शन होगा ये आकांक्षा? पीरियोडिक होगा कि एपीरियोडिक होगा? पीरियोडिक का मतलब क्या ये रिपीट कर, मतलब रिपीट कर रहा है इस फंक्शन का ग्राफ? कहां रिपीट कर रहा है? रिपीट, कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक हो जाएगा तो वो मैनी वन हो जाएगा। और ये मैनी वन फंक्शन हो सकता है क्या? नहीं। तो डेफिनेटली दिस फंक्शन इज एपीरियोडिक। इतना तो समझो, एपीरियोडिक है। सारे पीरियोडिक फंक्शन मैनी वन फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये 1-1 है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन चलो लिख दिया। अच्छा, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? अवनीश बताओ तुम, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन लग रहा है तुमको? डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट कम हो रहा है। वैसे भी तुम किसी भी फंक्शन का ग्राफ देख के जानना चाहते हो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर अगर फंक्शन का ग्राफ ऊपर जाए, अपवर्ड जाए, ऊपर जाए तो मतलब इंक्रीजिंग है, डाउनवर्ड जाए तो डिक्रीजिंग है। तो इसका ग्राफ देखो डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर नीचे जा रहा है, डिक्रीजिंग है। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डेरिवेटिव से भी पता करते हैं, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग होता है, और जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो डिक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक में पढ़ाया जाएगा ये सब। हाँ, उसके बाद ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? ऑड होगा कि इवन होगा? सोच लो भाई, ऑड होगा कि इवन होगा? ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। जरूरी नहीं है हर फंक्शन इवन ऑड हो ही, कुछ फंक्शन होते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड। और क्या रह गया? क्या ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है? हाँ, अपने डोमेन में तो कंटिन्यूअस है ही, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन में हर जगह, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है इसका ग्राफ, किसी भी पॉइंट पे कोई डिसरप्शन नहीं है। और कोई इंफॉर्मेशन? हो गया, सब हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या है? एग्जांपल कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ x के बराबर आए तो ये इवन फंक्शन की कंडीशन है। और किसी भी फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स रखने पर माइनस f ऑफ x आए तो ये ऑड फंक्शन की कंडीशन है। और जिसमें दोनों ना आए वो नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया। जैसे लॉग फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड, e की पावर x, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, cos इनवर्स x, नाइदर इवन नॉर ऑड। हाँ ये बात ठीक। अभी तुम लोग को क्या क्या याद रखना है बेसिक लेवल पे?
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, उसका रेंज, फिर पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है वो, मतलब ये जितनी इंफॉर्मेशन है इतना याद रखो, और उसका ग्राफ। नहीं याद कर पा रहे हो तो कम से कम डोमेन, रेंज और ग्राफ इतना तो याद रखना पड़ेगा। डोमेन, रेंज और ग्राफ, ठीक है। नहीं याद रखोगे तो भी बोर्ड का सब सवाल तुम्हारा हो जाएगा, ग्राफों की जरूरत नहीं होती है बोर्ड के सवाल को करने में। लेकिन उतना तो फिर स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है, कोचिंग पढ़ने का क्या फायदा। चलो अब इसके बाद कल मिलेंगे। अब हाँ, तो वो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसका स्टेटमेंट, क्वेश्चन का सोर्स क्या है, पता नहीं कौन सी सड़ी हुई किताब का क्वेश्चन है, उसका स्टेटमेंट क्लियर ही नहीं हो रहा है। एक्स तो नेगेटिव आने लग रहा है। चलो भेज देना, बताएंगे 8 बजे के बाद, अभी क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद स्टार्ट होगा कल।